नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं बिंदु। अपना कौन सा? अपना बिंदु है एकांकी। एकांकी नाटक का एक भाग होता है जिसमें एक अंक होता है, वो नाटक नहीं होता, एकांकी कहलाता है। और एक से ज्यादा अंक होने पर नाटक बन जाता है। तो जहां एक अंक दिया जाए, यानी नाटक का छोटा रूप, जैसे हम कथा साहित्य में बात करते हैं कि उपन्यास जो है उसका छोटा रूप कहानी होता है, उसी प्रकार से एक, मैं कहूंगा कि एक शॉर्ट सी स्टोरी होती है। उस कहानी को एकांकी के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से हमें बताया जाता है। यानी किसी एक भाग को लेकर के, किसी कहानी के एक महत्वपूर्ण भाग के ऊपर लिखी जाती है, वो एकांकी कहलाती है। जिसका मंचन होता हो वो एकांकी कहलाती है। अगर मंचन ना होता हो तो वो कहानी बन जाती है। लेकिन हम यहाँ, हमसे वो नहीं पूछेगा, हमसे पूछेगा कि ये एकांकी किसकी है, प्रथम एकांकीकार कौन है, मुख्यतः एकांकीकार कौन कौन से माने जाते हैं। ऐसा प्रश्न आता है। 4-5 एकांकीकारों के नाम पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एकांकीकार नहीं है मूलतः, तो वो 4-5 नाम पता होंगे तो हम उस उत्तर को निकाल लेंगे। अब शुरुआत करते हैं कि हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है। अगर आपसे सिंपल बात की जाए कि हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है, तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद की एक घूंट है। एक घूंट में, मैंने कहा एकांकी में एक अंक होता है, इसलिए एक घूंट में एक है। शंकर के प्रसाद की एक घूंट काफी है कि दोनों घूंट काफी है? कि सर एक घूंट ही काफी है शंकर के प्रसाद की, तो इसलिए दोनों घूंट नहीं, 29 में आई थी, दोनों में आई थी। इसके बाद अब वर्तमान शोधों के अनुसार प्रथम मनोवैज्ञानिक एकांकीकार या आधुनिक ढंग पर लिखी गई पहली एकांकी, ऐसा प्रश्न आता है। नगेंद्र के अनुसार मनोवैज्ञानिक एकांकीकार कौन से, प्रथम एकांकीकार कौन है, तो हम कहेंगे राम कुमार वर्मा। रामकार, आपने यहाँ पर कहा रामकार, रामकार आयो, आगे कहो कहे एकाकी, एकांकी कहे एकाकी, लाशी गाली गए। तो रामकार आयो, सर्व पहले एकाकी, एकाकी ले गए मुख्य रूप वर्तमान दौर के एकांकियों में। आगे कौन है? राम कुमार वर्मा। और राम कुमार वर्मा जो है मूलतः एकाकी कार्य थे, एकांकी कार्य थे। हम साथ साथ बोलेंगे, साथ साथ लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद की एकांकी का नाम जो क्या था? जयशंकर प्रसाद की एकांकी का नाम था एक घूंट। कौन सा था? एक घूंट। एक घूंट की सन भी याद रखनी चाहिए। एक घूंट एकांकी जो है वो 1929 में आई थी। दोनों घूंट नहीं थी, एक घूंट थी। दोनों घूंट नहीं थी, एक घूंट थी, ये सन पता हो। जयशंकर प्रसाद मूलतः क्या है? जयशंकर प्रसाद मूलतः क्या है? कवि हैं। कवि हैं, अच्छे नाटक लिखे थे। नाटकों, जब नाटक साहित्य आएगा तो नाटक में बात करेंगे। लेकिन इन्होंने एक एकांकी लिख दी, एक एकांकी लिख दी, एक घूंट। तो जयशंकर प्रसाद मैं कहूंगा कि हिंदी साहित्य में प्रथम एकांकीकार हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम एकांकीकार, हिंदी साहित्य के क्या है कि प्रथम एकांकीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। इस बात से हम दूर नहीं जा सकते कि जयशंकर प्रसाद पहले एकांकीकार नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो आपसे पूछा जाए, वर्तमान में के अनुसार या आधुनिक शोधों के अनुसार या नगेंद्र के अनुसार या प्रथम मनोवैज्ञानिक एकांकीकार या आधुनिक एकांकीकार, ऐसा पूछे तो रामकार लुहार एकांकीकार रामकार लुहार था। रामकार, रामकार घर के लेना आयो हेलो मारियो का एकाकी लासी गाली, तो एकाकी कहने और वो शंकर की जय बोल गया हो, जय शंकर की। तो रामकुमार वर्मा मूलतः एकांकीकार है, ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। मूलतः एकांकीकार है, क्योंकि हमें इनका आलोचनात्मक इतिहास याद आता है तो हम इसे इतिहासकार बना देते हैं, जो कि सही नहीं है। वैसे कवि भी थे, आलोचक भी थे, इतिहासकार भी थे, एकांकीकार भी थे, लेकिन मूलतः एकांकीकार है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा की एकांकियां देखिए, 3-4 व्यक्तियों की एकांकियां अच्छी पढ़नी है। रामकुमार वर्मा की पढ़ेंगे, भुवनेश्वर की पढ़ेंगे, जगदीश चंद्र माथुर की पढ़ेंगे, और उपेंद्र नाथ अस्क की पढ़ेंगे, और एक विष्णु प्रभाकर की पढ़ेंगे। ये 5 व्यक्तियों की एकांकियां अगर हमने पढ़ ली, 5-5 7-7 एकांकियां, तो बाकी के 1-1 2-2 हैं, तो हमारा प्रश्न अलग नहीं जाएगा। निश्चित है, ये निश्चित है। तो चलिए, रामकुमार वर्मा की एकांकिया कौन सी है? रामकुमार वर्मा की एकांकियां का नाम है बादल की मृत्यु। पहले एकांकी कौन सी आई, मैं बोल देता हूं, उसके बाद लिख लेंगे। बादल की मृत्यु आई थी 1930 में। जब बादल की मृत्यु हो जाती है तो बताइए 30 लग जाते ही नहीं लगती। बादल ही मर गया, 30 तो लगेगी ही, 30 तो लगेगी ही, इसलिए 30 में आ गई। तो प्रथम आधुनिक एकांकी कौन सी है? बादल की मृत्यु। प्रथम आधुनिक एकांकीकार कौन है? रामकुमार वर्मा। पर आधुनिक ढंग पर लिखी गई पहले एकांकी कौन सी है? बादल की मृत्यु। सीधा पूछे प्रथम एकांकी है तो एक घूंट, एक घूंट। लेकिन रामकुमार की पूछने के लिए कुछ ना कुछ प्रश्न को बढ़ाएगा। जब प्रश्न की का प्रारूप बढ़ा हुआ नजर आ जाए तो वहां उत्तर रामकुमार वर्मा की बादल की मृत्यु हो जाएगा, ध्यान रखना। बादल की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब की आखिरी रात,
औरंगजेब की जो आखिरी रात थी जीवन की, उसके उस समय उसकी मृत्यु हो गई होगी। तो बादल की मृत्यु औरंगजेब की आखिरी रात 18 जुलाई की शाम, 18 जुलाई की शाम को मृत्यु हुई होगी। सोचिए मृत्यु कब हुई होगी, 18 जुलाई की शाम को हुई होगी। और वहां मृत्यु हुई तो तब कहा होगा औरंगजेब ने कि बस 10 मिनट दे दो मुझे, जीवन के 10 मिनट दो मुझे, 10 मिनट एकांकी इनकी है कि, तो सामने वाले ने कहा होगा नहीं 5 ही मिनट में 5 मिलेंगे, 5 जन्य 5 ही मिनट मिलेंगे आपको। तो 5 जन्य हो गई, 10 मिनट हो गई, औरंगजेब की आखिरी रात हो गई 18 जुलाई की शाम को। शायद शाम को अंतिम दिन था, आखिरी रात थी होगी, इसलिए 18 जुलाई की शाम को औरंगजेब और टाई सूट पहन के गया। तो रेशमी टाई अपने मित्रों के साथ गया होगा, चारू मित्रा रेशमी टाई। और रात्रि में बताया आपको, पता है कि दीप जलते हैं, रात्रि में तो दीप जलते, दिन में थोड़ी जलते हैं। तो दीपदान आ गया, 18 जुलाई की शाम आ गई, औरंगजेब की आखिरी रात आ गई, रेशमी टाई आ गई, और अपने मित्रों के साथ गया होगा पार्टी में, वहां दीपक जले होंगे, चारू मित्रा आ गई, दीपदान आ गई, कौमुदी महोत्सव, वहां कोई रात्रि को महोत्सव होगा तो कौमुदी महोत्सव है इनका। और कौमुदी महोत्सव है, हमने सारी बात खास बात कर ली है। और खास बात हुई कि 18 जुलाई की शाम को शायद औरंगजेब की परीक्षा भी होगी। तो परीक्षा नामक एकांकी भी इनकी है। 7-8 एकांकी आपको प्रसिद्ध पता हो, कौन कौन सी दोबारा बोलते हैं। बादल की मृत्यु होगी, औरंगजेब की आखिरी रात होगी, उस समय 18 जुलाई की शाम होगी तो शाम को मित्र जाएंगे तो चारों मित्रा होगी, टाई पहन के जाएंगे, रेशमी टाई आ जाएगी। फिर लास्ट में दीप जलेंगे, दीपदान आ जाएगा, दीपदान। फिर कहा कि कितने दीपक जलाएं, मान लो 5 जलाएंगे 10 जलाएं, तो 5 जन्य आ गई, 10 मिनट आ गई, परीक्षा होगी, परीक्षा आ गई। एकांकिया किसकी है, रामकुमार वर्मा की है। साथ लिखते हैं रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है, हम लिखेंगे बादल की मृत्यु। क्या लिखेंगे, बादल की मृत्यु है। बादल की मृत्यु इनकी क्या है, बादल की मृत्यु 1930 में, इसका सन पता हो हमें, 1930 में प्रथम एकांकी। कौन सी एकांकी है ये, प्रथम एकांकी है, प्रथम एकांकी आ गई। अब देखिएगा और एकांकियां बताइए, और एकांकी का नाम लिखते हैं यहां पे। 18 जुलाई की शाम, 18 जुलाई की शाम, 18 जुलाई की शाम रामकुमार वर्मा की है, रामकुमार वर्मा की है। औरंगजेब की आखिरी रात, औरंगजेब की आखिरी रात, औरंगजेब की आखिरी रात, आखिरी रात, ये भी किसकी है, रामकुमार वर्मा की है। और कौन सी है, औरंगजेब की आखिरी रात आ गई, रेशमी टाई आ गई, आखिरी रात आ गई तो रेशमी टाई आ गई, टाई पहन के गए होंगे शाम को, रेशमी टाई, मित्रों के साथ गए होंगे। तो आगे जगह है क्या, आगे नहीं है, इसलिए हम यही लिखते हैं। कौन सी, 5वीं एकांकी लिखते हैं, 5वीं लिखते हैं। कौन सी, रेशमी टाई, मित्रों के साथ गया होगा चारू मित्रा, परीक्षा देने गया होगा चारू मित्रा, परीक्षा आ गई, परीक्षा आ गई, परीक्षा आ गई। और रात्रि में वहां गए तो कितने मिनट लगे होंगे, सोचिए 10 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट आ गई, 10 मिनट आ गई। इसके बाद और बात की जाए तो वहां दीपदान हो रहा था, दीप उत्सव था, दीपों का उत्सव था, दीप जल रहे थे, दीपदान आ गई, दीपदान आ गई। चलिए एक नया पेज बना लेते हैं, एक सेकंड के लिए। हाँ, यहाँ नया बनाते हैं। कितने एकांकियां हो गई, 8 हो गई। दीपदान, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव आ गई, महोत्सव इंपोर्टेंट है, कौमुदी महोत्सव नाम इंपोर्टेंट इसका, कौमुदी महोत्सव, महोत्सव आ गई। तो ये एकांकी किसकी थी, रामकुमार वर्मा की। एक खास एकांकी और रहेगी, बादल की मृत्यु हो गई, पृथ्वीराज की आंखें निकाल ली गई होगी, तो पृथ्वीराज की आंखें भी हैं, पृथ्वीराज की आंखें भी हैं। अगर हमने इतनी याद कर ली तो हमारा प्रश्न बाहर नहीं जाता रामकुमार वर्मा से, पृथ्वीराज की आंखें, ठीक है ना। ये एकांकियां, आंखें निकाली होगी, बादल की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की आखिरी रात थी तो शाम तो होगी, 18 जुलाई की शाम को गए होंगे, वहां गए होंगे मित्रों के साथ, चारू मित्रा टाई पहन के गए होंगे, रेशमी टाई, और वहां जाकर के दीप जलाए होंगे, दीपदान आ गई, और वहां लगे होंगे 5 से 10 मिनट लगे होंगे, 5 जन्य आ गई, दीप और 10 मिनट आ गई। 5 जन्य लिखी है क्या, 5 जन्य नहीं लिखी, लिखते हैं 5 जन्य नहीं लिखी, 5 जन्य आ गई, 5 10 5 जन्य आ गई, 5 जन्य आ गई। ये एकांकिया किसकी है, रामकुमार वर्मा की है। आगे जो है राइटर आता है भुवनेश्वर, कौन आता है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के बारे में सुनिए, नहीं उससे पहले एक राइटर और भी लिखा होगा मेरे हिसाब से, नहीं लिखा हुआ, आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर की खास बात क्या है, भुवनेश्वर जो है एक ऐसे एकांकीकार है जिनके ऊपर पाश्चात्य विचारक थे, पाश्चात्य विचारक बर्नार्ड शाह का, बर्नार्ड शाह का
प्रभाव दिखाई देता है, का प्रभाव दिखाई देता है इनके एकांकियों पर। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। बर्नार्ड शॉ का प्रभाव दिखाई देता है, मतलब बर्नार्ड शॉ पश्चिम में एक विचारक था जिसने जो है मैं कहूंगा कि जो विसंगति यानी एब्सर्ड नाटकों की शुरुआत की थी। यानी पाश्चात्य विचारक जो था बर्नार्ड शॉ, उसने एब्सर्ड नाटकों की शुरुआत की। एब्सर्ड नाटक, एब्सर्ड का मतलब होता है विसंगति। विसंगति आजकल समाज में जो विसंगतियां फैली हुई है, जो विसंगतियां फैली हुई है, आजकल समाज किस प्रकार से स्वार्थी बन गया है, किस प्रकार से लोग लालची बन गए हैं, ये समाज में हमारी विसंगतियां हैं। इन्हीं विसंगतियों को पाश्चात्य विचारक क्या नाम देते हैं? एब्सर्ड। क्या कहते हैं? एब्सर्ड। तो बर्नार्ड शॉ जिन्हें एब्सर्ड नाटकों का जनक कहते हैं, एब्सर्ड नाटकों का जनक कहते हैं, नाटकों का जनक कहते हैं। ये लाइन ऐसे नहीं आएगी, कैसे आएगी? आएगी ऐसे, आगे बताता हूं ऐसे आएगी। कैसे? कौन सा हिंदी का एकांकीकार है जिसके ऊपर बर्नार्ड शॉ का प्रभाव दिखाई देता है, या कौन सा हिंदी का एकांकीकार है जिन्होंने हिंदी साहित्य में एब्सर्ड या विसंगति नाटकों की शुरुआत की एक तरीके से? तो भुवनेश्वर प्रसाद है, भुवनेश्वर है। इसीलिए याद रखना है, भुवनेश्वर के साथ किसको जोड़ कर रखना है? बर्नार्ड शॉ। तो भुवनेश्वर के आगे याद रखने के लिए लगा दीजिएगा शॉ। आप बोलिएगा भुवनेश्वर शॉ तो बर्नार्ड शॉ, भुवनेश्वर शॉ तो बर्नार्ड शॉ, याद रखिएगा। अब इनकी कौन सी एकांकी है जिसके जहां से विसंगति नाटकों यानी एकांकियों की शुरुआत मानी जाती है? भुवनेश्वर की कौन सी एकांकी है जहां से विसंगति की शुरुआत मानी जाती है? एकांकी में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एकांकियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। अगर ये पूछ लेगा तो हमारा उत्तर भी सही हो जाएगा, और पूछना भी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हिंदी साहित्य में हम बात करेंगे कि हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत, विसंगति और इंग्लिश वाला में नाम याद रखना है, वो हिंदी ये ना दे करके ये दे देगा एब्सर्ड। एब्सर्ड का अर्थ होता है विसंगति। हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत कहां से मानेगी? नाटकों की शुरुआत जो है वो शुरुआत भुवनेश्वर के एकांकी कौन सी है? भुवनेश्वर की एकांकी कारवां से मानी जाती है। भुवनेश्वर की एकांकी कारवां से मानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कारवां। कौन सी है? कारवां, बार बार एग्जाम में आता है। कारवां से मानी जाती है। आप ये सोचो, कारवां से मानी जाती है, याद करते हैं इसको, याद करते हैं। आप सोचो भुवनेश्वर में एक शब्द है भूमि, भू का मतलब होता है भूमि। भू का मतलब क्या है? भूमि। क्या भूमि का वहां पर कोई आंदोलन करा या कोई जुलूस निकाला तो कारवो निकला, लोगों के लिखा है कारवो गुजरने लग रहे हो, कारवा गुजर गया कहते हैं ना, तो कारवा। अब जो लोग जब कारवे में जाते हैं, आंदोलन करते हैं, नारे लगाते हैं, कारवा गुजरता है, तो बताओ वो लोग जो है वो सड़ जाते हैं कि धीरे धीरे जाते हैं? जब जहां पहुंचना है लोगों को इकट्ठा होकर के, वहां लोग सड़ जाते हैं कारवे में। कारवो जो गुजरे, क्या गुजरे है? कारवो गुजरे सरड गुजरे। तो ये सरड नाटकों का प्रभाव है इसके ऊपर, कारवा एकांकी पे। यहां से आगाज हो गया विसंगति नाटकों की, विसंगति एकांकियों का, विसंगति नाटकों का वर्तमान जीवन शैली पर डिपेंड एकांकी, वर्तमान जीवन शैली पर डिपेंड नाटक। शुरुआत हिंदी साहित्य में कहां से होती है? भुवनेश्वर से होती है, याद रखना। वो भुवनेश्वर पर किसके एकांकियों का प्रभाव दिखाई देता है? बर्नार्ड शॉ के एकांकियों का प्रभाव दिखाई देता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, कहीं गलती मत करना। अब मैंने ये बता दिया आपको कि कारवा एकांकी आगे किसकी? भुवनेश्वर की कारवा आती है। इसके बाद इनकी एकांकियां और भी है। कौन कौन सी? एक साम्यहीन साम्यवादी है, एक 8:15 बजे है, शैतान है, अकबर है, सिकंदर है, लॉटरी है, स्ट्राइक है, याद रखना, स्ट्राइक है। तो भुवनेश्वर के एकांकियों पर प्रभाव किसका मिलता है? ये अब एक प्रमुख एकांकी देखते हैं, इनकी प्रमुख एकांकी देखते हैं किसकी? भुवनेश्वर की। प्रमुख एकांकी कौन कौन सी है उसको चेक करते हैं, देखिएगा। प्रमुख एकांकी, एक दो नाम, दो एकांकियां तो आपको याद होनी चाहिए। प्रमुख एकांकी किसकी? भुवनेश्वर प्रसाद की देख रहे हैं। आपको कम से कम दो एकांकी तो भुवनेश्वर की याद हो, ये बात याद रखना कि दो एकांकियां आपको याद होनी चाहिए। किसकी? भुवनेश्वर की। कौन कौन सी है सोचिए। पहले एकांकी का नाम क्या है? आप लिख देंगे कारवां। कौन सा लिख देंगे? कारवां। भूमि पे कारवां गुजरता है, कारवां गुजर गया। और कारवां, मैंने कहा जब कारवां गुजरता है कोई ना कोई आंदोलन करते हैं, कोई ना कोई जुलूस निकालते हैं, तो बताइए जब कारवां गुजरेगा तो लोग क्या कर देंगे? स्ट्राइक कर देंगे। स्ट्राइक मतलब जानते हो? हड़ताल। स्ट्राइक कर देंगे। सुबह से बैठे हैं स्ट्राइक के ऊपर, हड़ताल के ऊपर बैठे हैं, और रात के 8 बज गए,
तो बोले कि यार यार 8 बजे पता है आपको क्या बंद होते हैं, 8 बजे क्या ठेके बंद होते हैं। तो किसी ने टाइम देख के बोला, अरे अरे यार 8:15 बज गए, 8:15 बज गए। तो 8:15 बजे, 8:15 बजे, 8:15 बजे, और 8 बजते ही लोगों के पेट में कीड़े कीड़े दौड़ने लगते हैं, तांबे के कीड़े, तांबे के कीड़े, तांबे के कीड़े। ये भी इनकी है। 8:15 बजे क्या 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 दौड़ने लगे, पेट में तांबे के कीड़े कीड़े दौड़ने लगे। और ये तांबे के कीड़े 8:15 बजे जाते हैं। ये लोग जो वहां पर कीड़ों की प्यास बुझाने के लिए बुझाते हैं, तो बाद में घंटा 2 घंटा बाद क्या बन जाते हैं ये लोग, जो शराब पीते होंगे वो शैतान बन जाते हैं। शैतान, शैतान तो कौन था, शैतान तो अकबर भी था, शैतान सिकंदर भी था। शैतान तो अकबर भी था, शैतान सिकंदर भी था। शैतान तो अकबर भी था, शैतान सिकंदर भी था। सिकंदर भी था, इसका मतलब हो गया अकबर, सिकंदर, शैतान, तांबे के कीड़े, 8:15 बजे स्ट्राइक, कारवां, सब किसकी है, सब किसकी है, इन्हीं की है, भुवनेश्वर की। और एक अंक की और भी इनकी है, लॉटरी। क्या, लॉटरी, लॉटरी, लॉटरी। हाँ, लॉटरी, लॉटरी जानते हो आप, लॉटरी निकलती है, लॉटरी निकलती है, आप जानते होंगे, लॉटरी निकलती है, वो हम सभी जानते हैं कि लॉटरी निकलती है। इस बात का गौर कीजिए, इस बात ध्यान रखिएगा। और एक अंक की और लिख देंगे इनकी, कौन सी, एक लिख देंगे इनकी एक साम्यहीन साम्यवादी, एक साम्यहीन साम्यवादी। याद रखना, साम्यहीन साम्यवादी। अगर या तो कारवा पूछ लेगा, या तो कारवा पूछेगा, या साम्यहीन साम्यवादी पूछेगा। एक साम्यहीन साम्यवादी, साम्यवादी, साम्यवाद, ये या तो कारवा पूछेगा या ये पूछेगा। बाकी एक अंक तो यूं ही है। वैसे ज्यादातर स्ट्राइक भी कभी कभार पूछ लेता है, स्ट्राइक एक अंक भी पूछ लेता है, इसलिए याद रखिएगा। कारवा जाता है, लोगों का भूमि के ऊपर जुलूस निकलता है, वो हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करते करते शाम हो गई, शाम के 8:15 बज गए, किसी ने कहा 8:15 बज गए, कीड़े दौड़ने लगे। और जब कीड़ों की प्यास बुझती है 8 बजे, 8:15 बजे, तो फिर वो आदमी कैसा बन जाता है, शैतान। शैतान अकबर भी था, सिकंदर भी था, सिकंदर भी था। और लॉटरी एक साम्यहीन साम्यवादी। साम्यहीन साम्यवादी कौन था, अकबर सिकंदर, दोनों ही थे, दोनों ही थे। और ये एकांकियां हुई किसकी, भुवनेश्वर की। तो मैंने आपको अभी 2 की 3 की बताई, प्रसाद की एक है, और रंभा वर्मा की बता दी, उसकी याद रखनी है, प्लस में भुवनेश्वर की याद रखनी है। अगला व्यक्ति देखते हैं कौन आता है, जगदीश चंद्र माथुर। वेरी इंपॉर्टेंट आदमी है, मैंने कहा 4-5 राइटर अच्छे से पढ़ने हैं, बाकी तो एक एक दो बातें होंगी। जगदीश चंद्र माथुर जो है, ये प्रथम एकांकी अपनी लेके आते हैं, मेरी बांसुरी, 1936 में लेके आते हैं, मेरी बांसुरी। इनकी एकांकियां देखते हैं। प्रथम एकांकी कौन सी है, मेरी बांसुरी, मेरी बांसुरी, मेरी बांसुरी 1936 में प्रथम एकांकी है। इसकी, जगदीश चंद्र माथुर की, जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी, प्रथम एकांकी है, प्रथम एकांकी है। कौन सी एकांकी है, मेरी बांसुरी। हम याद करेंगे, पहले लिखते हैं प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी। ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने, बांसुरी बजा के जगदीश चंद्र माथुर कहते हैं। माथुर मोहित करना चाहते हैं बांसुरी बजा के, माथुर मोहित करना चाहते हैं बांसुरी बजा के, और कहते हैं मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। रिकॉर्डिंग जारी है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है इनकी और कौन कौन सी है, इनकी एकांकियां और लिखते हैं। एक बार एकांकियां लिखता हूं मैं, एक बार इनकी एकांकी लिखते हैं, जिससे इनकी एकांकी है खंडर। कौन सी है, खंडर एकांकी है, खंडर है। इनकी एकांकी का नाम और भी है, क्या है, घोंसले है, घोंसले, कबूतर खाना, कबूतर खाना। याद करेंगे हम, सारी बात जुड़ी हुई बातें हैं। कबूतर खाना, मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी बहुत प्रसिद्ध एकांकी रही है, रीढ़ की हड्डी बहुत प्रसिद्ध रही है। रीढ़ की हड्डी लिखेंगे, खिड़की की राह लिखेंगे, खिड़की की राह से, खिड़की की राह से, राह लिखेंगे। और हम रीढ़ की हड्डी लिखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण एकांकी है। या तो मेरी बांसुरी प्रथम है, या ये है, रीढ़ की हड्डी लिखेंगे, हड्डी लिखेंगे। और एक अंतिम एकांकी के रूप में हम लिखते हैं भोर का तारा, भोर का तारा लिखते हैं, याद रखना। और घोंसले लिख दिया मैंने, कबूतर खाना लिख दिया मैंने, और यहां मकड़ी का जाला आ गया, मकड़ी का जाला आ गया, और रीढ़ की हड्डी आ गई, और मेरे सपने आ गए, खंडर आ गई, और मेरी बांसुरी आ गई। एक एकांकी और है इनकी, भोर का तारा। अब याद करते हैं, याद करते हैं भोर का तारा। याद करते हैं कैसे, मैंने कहा माथुर मोहित कर रहा था बांसुरी बजा बजा के, गाना गा रहा था, ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, है ना। उसके बाद ये कहां कहां गा रहा था गाना, सोचिए, जहां अकेला होगा तभी गाएगा। खंडर में खड़ा खड़ा गा रहा था। खंडर में क्या थे, घोंसले, घोंसलों में कौन थे, कबूतर, कबूतर, कबूतर खाना था। और घोंसलों में कबूतरों के खाने में क्या लगा था, मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला लगा था, मकड़ी की जाला लगा था। वाह, खिड़की के अंदर ये जाला था, कहा, उस खंडर में खिड़की थी, उस खिड़की में मकड़ी का जाला था, उस खिड़की में ही कबूतर का खाना था, उस खिड़की में ही घोंसला था।
खिड़की कहाँ थी? खंडर में थी। और ये खंडर में जाके बांसुरी बजा के गा रहा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो ये चीजें ऐसे कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए। ये गा रहा था, गाते 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 सुबह हो गई। भोर का तारा, एक ध्रुव तारा दिखाई दिया, भोर का तारा। और रीढ़ की हड्डी, सीधा पढ़ना है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। वहां खंडर में जाके देखा, खंडर में जाके देखा तो आप सोचिए, खंडर में जब गया होगा, वहां खिड़की थी, घोंसले थे, कबूतर थे, मकड़ी का जाला लगा था, वहां 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 जो हड्डियां हड्डियां थी, वहां क्या थी? हड्डियां हड्डियां थी। इसका मतलब है रीढ़ की हड्डी होगी। ये किसके एकांकिया है? जगदीश चंद्र माथुर के एकांकिया है, याद रखनी है। मैं ज्यादा उसी की लिखता हूं जो अच्छा है, जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है उसकी अच्छी लिखते हैं। भगवती चरण वर्मा की आती है, याद रखना। सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी, भगवान सबसे बड़ा होता है, भगवान, भगवान के चरण भी सबसे बड़े होते हैं। सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी, ध्यान रखना, सबसे बड़ा आदमी। और लिखता हूं, मैं और केवल मैं, वसीयत, मैं और केवल मैं, वसीयत और महाकाल, चार एकांकियां हैं प्रसिद्ध। सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी कौन है? मैं और केवल मैं और केवल मैं। सबसे बड़ा आदमी मैं ही हूं, भगवान थोड़ी है। भक्ति चरण कहता है सबसे बड़ा आदमी मैं ही हूं, भगवान थोड़ी है। मैं और केवल मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, आदमी हूं। और मैंने लिखा, और ये सारी वसीयत मेरी है। मैं सबसे बड़ा हूं तो सारी वसीयत मेरी है, सारी वसीयत मेरी है। और एक एकांकी और भी है इनकी, कौन सी? सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, और वसीयत आ गई। और इनकी एक एकांकी आती है अपने सामने, कौन सी आती है? महाकाल नाम से आती है, महाकाल नाम से आती है। नोट कीजिएगा एक बात, नोट कीजिएगा एक बात, क्या इसी के आगे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? नोट, महाकाल उपन्यास अमृतलाल नागर का है, प्रथम उपन्यास था उनका। महाकाल 1947 में आया था, जोड़ के याद रखिएगा। क्योंकि जब हम 47 में आजाद हुए, 47 में आजाद हुए, अंग्रेजों के महाकाल से हमें क्या मिला? छुटकारा मिला था, छुटकारा मिला था। महाकाल उपन्यास जो है वो प्रथम उपन्यास है किसका? अमृतलाल नागर का, अमृतलाल नागर का है। उपन्यास पूछे नागर का है, अमृतलाल नागर का है। इसके वही है सेठ बांकीवाल लिखने वाला, वही है अमृत और विष लिखने वाला, नाच्यो बहुत गोपाल लिखने वाला, वही अमृतलाल नागर है। अमृत पी के नाच रहा था, अमृत पी के नाच रहा था, अमृत पी के लाल हो गया था, बांका हो गया था सेठ बांकीमल, सेठ बांकीमल। महाकाल अमृतलाल, अमृतलाल महाकाल, ये पहला उपन्यास है, पहला उपन्यास है। लेकिन ये महाकाल एकांकी किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। सबसे बड़ा आदमी है कि मैं भगवान के समान हूं, मैं ही मैं हूं, कोई नहीं है, मैं और केवल मैं, सारी वसीयत मेरी है, और मैं ही सबसे बड़ा हूं, सबसे बड़ा हूं। सबसे बड़ा वो होता है जो महाकाल के समान होता है, महाकाल के समान होता है। ये भगवती चरण वर्मा की कहानी खत्म होती है। धर्मवीर भारती है, नदी प्यासी थी, नीली झील, दो एकांकियां है। नदी प्यासी थी, कौन कौन सी है? नदी प्यासी थी और नीली झील, नदी प्यासी थी, प्यासी थी, और क्या? नीली झील, नीली झील एकांकी किसकी है? नीली झील एकांकी इन्हीं की है। तो गौर कीजिए, भारती, नदी प्यासी थी, फिर भी ना पूरा नदी प्यासी थी, कोई ना कोई प्यासा था, क्योंकि नदी प्यासी इसलिए थी कि उसमें पानी नहीं भरता था, नदी में पानी नहीं भरता था। भारती कहता कि नदी में पानी नहीं भरता था, भारती कहता नदी में पानी नहीं भरता था, नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी, नदी के पास ही नीली झील थी। झील और नदी दोनों प्यासी होंगी क्योंकि पानी भरता ही नहीं था, भारती कहते हैं पानी भरता ही नहीं था। याद रखिएगा। अगला बंदा वेरी इंपॉर्टेंट बंदा है मोहन राकेश। मोहन राकेश की एक एकांकी है, बहुत प्रसिद्ध रही है, बहुत प्रसिद्ध रही है। कौन कौन सी? अंडे के छिलके, अंडे के छिलके, अंडे के छिलके। मोहन राकेश में, मोहन राकेश में केस छुपा है, मोहन राकेश में केस छुपा है। केस मतलब बाल होते हैं, बाल, बाल बिखर जाए तो छिलके बिखर जाते हैं। जब मोहन राकेश के केस बिखर गए, मोहन राकेश के केस बिखर गए तो छिलके भी बिखर जाते हैं, छिलके भी अंडों के बिखर जाते हैं, याद रखिए। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं किसकी? उपेंद्र नाथ अश्क आ गए साहब। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म याद रखना है, उनका जन्म 10 के दशक में हुआ था, इनका जन्म अश्क का जन्म 10 के दशक में हुआ था। 1910 में जन्मे थे ये, 1910 में जन्मे थे। कभी कभी कहीं ना कहीं मिलान करो, कर्म लगाइए, वहां काम आती है बातें, वहां काम आती है। मैं लिखता हूं इनकी एकांकियां कौन कौन सी है, लिखते हैं। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, एक एक ही एकांकी है ये, एक ही इतनी लंबी। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ठीक है साहब। लिखते हैं आगे। और कौन सी है? अश्क की तोलिए एकांकी है, तोलिए, बहुत महत्वपूर्ण एकांकी है, तोलिए, तोलिए। उसके बाद तोलिए के बाद है इनकी, तोलिए है अंजो दीदी है, अंजो दीदी है, अंजो दीदी 54 में आई थी, अंजो 54 में आई थी, अंजो 54 में आई थी, अंजो दीदी है। कौन सी है? अंजो दीदी है, अंजो दीदी है इनकी, अंजो दीदी है इनकी। एकांकी सूखा भी है, सूखा, सूखा भी है, डाली भी है, अंजो दीदी। साहब को जुखाम है, साहब को जुखाम है,
साहब को क्या है, साहब को जुकाम है और जुकाम है। इसके बाद मैं कहूंगा अंधी गली है, अंधी गली है, अंजो दीदी अंधी थी, अंजो दीदी अंधी गली में चली गई, अंधी गली है, सूखी डाली है, अंधी गली में क्या मिला, केवल और केवल सूखी डाली ही मिली, केवल और केवल सूखी डाली ही मिली, केवल और केवल सूखी डाली मिली। और भी हम लिखेंगे एक बार, और भी लिखेंगे, सब चीजें लिखेंगे। मैं कहूंगा आगे अंजो दीदी अंधी गली है, सूखी डाली है, चरवाहे हैं, सवरक की झलक है, लक्ष्मी का स्वागत है, चरवाहे एकांकी है, चरवाहे है, चरवाहे है, लक्ष्मी का स्वागत है, लक्ष्मी का स्वागत है। दीदी किसका स्वागत करेगी, लक्ष्मी का ही करेगी, लक्ष्मी का स्वागत है। और चरवाहे है और सवरक की झलक है, सवरक की झलक है। ज्यादा नहीं पढ़नी, बस लिख दी मैंने यूं ही, लेकिन हमें पढ़नी कौन सी है, 3 एकांकियां याद रखनी, 3 से 4। एक तो पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, एक तौलिए, एक अंजो दीदी। ये 3 एकांकियां बहुत प्रसिद्ध है, ये 3 एकांकियां बहुत प्रसिद्ध रही है किसकी, उपेंद्रनाथ अश्क की। अब याद करते हैं, अब याद करते हैं, सवरक की झलक और एक एकांकी और भी लिख सकते हैं हम, कौन सी, देवताओं की छाया में, देवताओं की छाया में, देवताओं की छाया में, ये भी लिख सकते हैं छाया में। ठीक है साहब। अब देखिएगा कौन कौन सी है। अश्क याद रखिए, अश्क, अश्क सारे जानते, अश्क क्या होता है, अश्क होते हैं आंसू, आंख से निकला आंसू और जा टपका शराब में। जब अश्क बहता है किसी का, तो वो अश्क बहता है तो आप सोचिए, ज्यादा रोता है उससे जुकाम भी हो जाता है, ज्यादा रोता है उससे क्या हो जाता है, जुकाम भी लगता है, नहीं लगता, किस तरह लगता है, जुकाम हो जाता है। और जुकाम हुआ किसको था बताइए, साहब को या अंजो दीदी को, अंजो को, अंजो के आंसू आ रहे थे, अंजो के आंसू आ रहे थे, तो जुकाम लग गया, दीदी को भी साहब को भी, दोनों को जुकाम लग गया। तो जो जितने आंसू थे, जितने जितने आंसू थे और नाक से बहता पानी था, वो साफ किससे किया होगा, तौलिए से किया था कि पर्दों से किया था, पर्दों से किया था कि तौलिए से अश्क साफ किए थे। आप सोचिए, जब आप कोई खाना वगैरह खाते हो, हाथ वगैरह धोते हो, आपके पास रुमाल ना हो तो घर गए पर्दों काम चलता चलता यहाँ पर साफ करिए। इसका मतलब अश्क साफ किए होंगे, मुंह साफ किया तो होगा, पर्दे से किया था, तौलिए से किया था, किसने किया था, दीदी ने किया या साहब ने किया। अब दीदी अंधी थी, अंधी गली में निकल गई, अंधी गली में निकल गई, कौन, अंजो दीदी अंधी गली में निकल गई, और वहां केवल सूखा सूखा दिखाई दिया, वहां सारे के सारे उस गली में चरवाए रहते थे, ऐसे पता होना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी का स्वागत, सवरक की झलक, देवताओं की छाया में। सवरक कहां होता है, देवताओं की छाया में होता है, सवरक वहां होता है। नहीं याद हो तो छोड़िए, 4-5 याद कीजिए, बात खत्म। ये कौन है, उपेंद्रनाथ अश्क। आगे सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास के बारे में हम बात करते हैं। 2 एकांकियां इनकी प्रसिद्ध रही है कि कौन कौन सी, एक तो है नानक की नमाज और एक तेग बहादुर की भविष्यवाणी। लिखता हूं दोनों में, एक तो एकांकी का नाम है नानक की नमाज, नानक की नमाज है, और एक एकांकी का नाम है कौन सा, तेग बहादुर की भविष्यवाणी, तेग बहादुर की भविष्यवाणी, तेग बहादुर की भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, ये इनकी है, 2 है। आप सोचिए, सेठ गोविंदा, सेठ लोग तेज होते हैं, वैसे सेठ लोग हिसाब किताब के मामले में तेज होते हैं, तेज होते हैं, बहादुर तो नहीं होते होंगे, लेकिन तेज अवश्य होते हैं, तेज बहादुर नहीं है, तेज बहादुर है। बोलना यूं है कि सेठ लोग तेज होते हैं, सेठ लोग तेज होते हैं, सेठ लोग जो है वो सबके नाने होते हैं, सबके नाने होते हैं, क्योंकि हिसाब किताब सबसे बढ़िया होता है इनका। सेठ लोग सबके नाने होते हैं, सेठ लोग तेज होते हैं। सेठ गोविंद दास की है। सेठ गोविंद दास में यात्रा वृत्तांतों में बहुत दिक्कत आएगी। एक तो पृथ्वी प्रदक्षिणा आएगा, एक पृथ्वी परिक्रमा आएगी, 2 एक जैसी यात्रा वृत्तांत हैं, उनको हमें अच्छे से अलग अलग करना है, क्योंकि पेपर में आने में मिक्स हो जाएगा। आगे चलते हैं, विष्णु प्रभाकर, बस यह एक ऐसा राइटर और बच गया जिसके एकांकियां 5-7 पता हो। बाद में तो ऐसे राइटर हैं जिनकी 1-1, 2-2, 3-3 एकांकियां होगी, 1 2 3 1 2 3, ध्यान रखना। मैं करता हूं किसकी, विष्णु प्रभाकर क्या कहता है, विष्णु प्रभाकर कहते हैं प्रकाश और परछाई, परछाई, प्रकाश और परछाई क्या वह दोषी था, इंसान मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे, ये रेखाएं ये दायरे, ये किसकी है, विष्णु प्रभाकर की। तो लिखते हैं इनकी एकांकियां कौन कौन सी है। पहली एकांकी मैं लिखता हूं प्रकाश और परछाई, प्रकाश और परछाई, इंपॉर्टेंट है इनकी एकांकियां, प्रकाश और परछाई। आप सोचिए प्रभाकर का मतलब क्या होता है, सर प्रभाकर का मतलब सूर्य होता है, सूर्य का क्या पड़ता है, प्रकाश, और प्रकाश पढ़ने पर हमारी क्या बनती है, परछाई तो बनेगी प्रकाश से, प्रकाश और परछाई। इसके बाद प्रकाश और परछाई है, इंसान है, परछाई किसकी पड़ती होगी, इंसान की, इंसान, इंसान क्या वह दोषी था, वह इंसान क्या दोषी था, क्या वह दोषी था, क्या वह दोषी था, दोषी नहीं था, दोषी था तो कहा कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा क्योंकि तुम दोषी हो, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, चाहे तुम दायरे में रहो चाहे ना रहो, नहीं करूंगा, चाहे तुम दायरे में रहो चाहे ना रहो,
ये रेखाएं, ये दायरे, ये रेखाएं, ये दायरे, ये रेखाएं, ये दायरे, ये रेखाएं, ये दायरे, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। ये रेखाएं, ये दायरे, और चाहे तुम चाहे ऊंचे चले जाओ, चाहे पर्वत पे चले जाओ, चाहे सागर में चले जाओ, क्षमा नहीं करूंगा, करूंगा ही नहीं। ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये किसकी है? ये आपकी एकांकियां किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। इनकी एक रेडियो एकांकी भी है। आगे पढ़ेंगे, कांग्रेसमैन बनो, कांग्रेसमैन बनो, इनकी रेडियो एकांकी भी है। ऐसे एकांकी जो रेडियो पे जो है सुनते हैं, उसका मंचन किया जाए और रेडियो के माध्यम से हमारे पास पहुंचे, जो रेडियो के लिए अच्छे एकांकी हो, कि रेडियो पे उसको डिलीवर किया जा सके, उन एकांकियों को हमने रेडियो एकांकी कह दिया। क्या कह दिया? रेडियो एकांकी कह दिया। तो मैंने आपको विष्णु प्रभाकर की बता दी है सारी। और देखिए, प्रकाश और परछाई आ गई। प्रभाकर का सूर्य का प्रकाश, तो परछाई बनेगी, और किस पे पड़ेगी? परछाई किसकी बनती है? इंसान की बनती है। इंसान की बनती होगी, जानवर की बनती होगी। वह इंसान क्या दोषी था? दोषी था, दोषित हो गया, तो बोले कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, क्षमा नहीं करूंगा, चाहे तुम इन रेखाओं में, इन दायरों से में रहो, चाहे ना रहो, चाहे ऊंचे पर्वतों पे रहो, चाहे गहरे सागरों पे रहो। और एक एकांकी और है इनकी, एक एकांकी और है इनकी। और 10 बजे रात, गौर कीजिए, 8:15 बजे, 8:15 बजे, कौन कहता है? 8:15 बजे हम पढ़ के आए हैं। 10 मिनट कौन कहता है? 8:15 बजे तो कहता है भगवती चरण वर्मा, और 10 मिनट 5 जन ने कहता है रामकुमार वर्मा। 10 मिनट, ये क्या कहता है? रात 10 बजे। एक सेकंड, ये कहता है 10 बजे रात। क्या कहता है? 10 बजे रात, 10 बजे रात। ये एकांकिया होगी किसकी? विष्णु प्रभाकर की। इंपोर्टेंट आदमी है। भुवनेश्वर इंपोर्टेंट रहेगा, उपेंद्रनाथ अस्क रहेगा, विष्णु प्रभाकर रहेगा, रामकुमार वर्मा रहेगा, जगदीश चंद्र माथुर रहेगा। अगर उसको डीपली जाना है तो यही जाएगा, बाकी नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अब आता हरिकृष्ण प्रेमी, बहुत आसान आदमी है, आसान आदमी है। मात्र मंदिर, मान मंदिर, राष्ट्र मंदिर, वाणी मंदिर, न्याय मंदिर, मंदिर मंदिर मंदिर। और हरि और कृष्ण से, हरि कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। हरि कृष्ण का प्रेमी कहां जाएगा? कृष्ण से प्रेम करने मंदिरों में जाएगा, मंदिरों में जाएगा। तो बस मंदिर मंदिर है, मंदिर मंदिर है। कैसे? मातृ मंदिर, मातृ मतलब माता, मातृ मंदिर लिखा एकांकी के रूप में। दूसरा इन्होंने लिखा क्या? मातृ मंदिर, मान मंदिर, माता का मान रखना चाहिए, माता का मान रखना ही चाहिए। मान मंदिर, मान रखने के लिए, माता का मान रखने के लिए कहां जाना चाहिए? मंदिर में। कहां जाना चाहिए? मंदिर में। और इसके बाद मैं कहता हूं कि राष्ट्र मंदिर, राष्ट्र मंदिर, और न्याय मंदिर, और न्याय मंदिर, और वाणी मंदिर। न्याय मंदिर सभी के आगे मंदिर मंदिर है, मंदिर, और वाणी मंदिर, वाणी मंदिर, वाणी मंदिर, मंदिर। एक सेकंड पॉज करना पड़ता है, तो पॉज। हाँ दोस्तों, तो आगे हम बात कर रहे हैं, विष्णु प्रभाकर की बात हुई, हरिशंकर प्रेमी की हुई। अब एक एक दो एकांकियां है। सुदर्शन, इनकी एकांकियां 2 है, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और राजपूत की हार। कौन सी एकांकियां है? 2। ऑनरेरी, ऑनरेरी मतलब सम्माननीय, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, और इनकी कौन सी है? राजपूत की हार, राजपूत की हार, राजपूत की हार। कर्मनाशा की हार भी इनकी वो कहानी है। कर्मनाशा की हार सुदर्शन की कहानी है, कर्मनाशा की हार सुदर्शन की कहानी है, कर्मनाशा कहानी है। यहां राजपूत की हार है, राजपूत की हार। सुदर्शन, सुदर्शन ने दर्शन किए किसके? मजिस्ट्रेट के, मजिस्ट्रेट के अदालत में गया होगा, दर्शन किए, तो क्या मिली? हार मिली। क्या मिली? हार मिली। छोड़िए, कमलेश्वर कहता है एक एकांकी प्रसिद्ध है, लहर लौट गई, लहर लौट गई। कमाल ही कर दिया लहर ने, क्योंकि लहर आई और लौट गई। कमलेश्वर कहता है कि लहर ने कमाल ही कर दिया, लौट गई। कमलेश्वर कहता है कमाल ही कर दिया। गिरीश बख्शी, खिड़की बंद कर दो। गिरीश बख्शी कहता है अब तो बख्श दो, खिड़की बंद कर दो, अब तो बख्श दो, खिड़की बंद कर दो, ठंडी ठंडी हवा लग रही, बंद कर दो, बंद कर दो, अब तो बख्श दो। बख्शी कहता है अब तो बख्श दो, अब तो बख्श दो, खिड़की बंद कर दो। तेजपाल चौधरी, तेजपाल चौधरी तेज बहुत था, तेज बहुत था, लेकिन फिर भी इसे क्या करनी पड़ी? वेटिंग करनी पड़ी किसी मिलने के लिए। वेटिंग रूम, रूम में बैठ के क्या क्या करनी पड़ी? किसी का इंतजार करना पड़ा। तेज बहुत था, लेकिन फिर भी तेजपाल चौधरी को चौधरी करनी आती थी, लेकिन फिर भी वेटिंग रूम में बैठा वेटिंग कर रहा था, किसी का इंतजार कर रहा था। तेजपाल चौधरी तेज बहुत था, लेकिन फिर भी वेटिंग करनी पड़ी। रजिया सज्जाद जहीर, बीमार एकांकी, बीमार एकांकी बहुत प्रसिद्ध है। कैसे? बीमार एकांकी, आप सोचिए, रजिया तो महिला है, सज्जाद जहीर पुरुष है, ये पत्नी है, ये पति है। पति, ये रजिया अपने नाम के आगे अपने पति का नाम लगाती है हमेशा। तो उर्दू की जो है खास तौर पे ये कवियत्री रही है, लेखिका रही है रजिया।
और सज्जाद ज़हीर आपको पता होना चाहिए कि प्रगतिशील लेखक संघ लंदन में जब उसकी वहां अधिवेशन हो रहा था, वहां बनाया जा रहा था संघ, उसमें दो व्यक्ति थे, एक सज्जाद ज़हीर था और एक मुल्क राज आनंद था। मुल्क राज आनंद था, जब प्रतिवाद पढ़ेंगे तब ये बंदा वापस आएगा। ये बंदा कौन? सज्जाद ज़हीर आएगा। रजिया तो उसकी पत्नी है और उसकी पत्नी अपना पति का नाम साथ लगाती है। अब बताइए, पत्नी और पति दोनों बीमार हो गए, दोनों साथ में क्या हो गए? सज्जाद ज्यादा बीमार हो गया, सज्जाद ज्यादा बीमार हो गया, पत्नी बीमार हो गई, दोनों बीमार हो गए। और बुखार कहानी निर्मल वर्मा की अंतिम कहानी है। बुखार कहानी निर्मल वर्मा की है। बसंत कुमार परिहार इंडिया गेट का मुकदमा, इंडिया गेट का मुकदमा लिखता है। क्या लिखता है? इंडिया गेट का मुकदमा, इंडिया गेट का मुकदमा लिखता है। याद रखना चाहिए, मुकदमा लिखता है। बसंत कुमार परिहार हार गया मुकदमा, बसंत कुमार परिहार हार गया मुकदमा। अमृत राय निशानेबाज, क्या लिखी है इन्होंने? निशानेबाज लिखी है। अमृत पी करके राय दी क्या लगाने की? निशाने लगाने की। अमृत पीने के बाद आदमी जो है वो बाज की तरह तेज हो जाता है और निशाना लगाना चाहता है, लगता नहीं है, लगता नहीं है। अमृत सब जानते हो किसकी बात कर रहा हूं, जो 8 बजे बंद होती है। लक्ष्मी नारायण लाल, ये सर्वाधिक रेडियो एकांकी लिखने वाले थे। हिंदी में क्या? सर्वाधिक रेडियो एकांकी लिखने वाले, रेडियो एकांकी लिखने वाले हैं, रेडियो एकांकी लिखे हैं, एकांकी लिखे हैं। एकांकियों का प्रश्न आ गया तो गलत नहीं हो सकता साहब। रेडियो एकांकी लिखे हैं। कौन कौन से? रेडियो आपने सुना होगा, रेडियो एफएम चलता है। आप सुन रहे थे रेड एफएम 93.5 मेगाहर्ट्ज पे, रेड एफएम बजाते चलो। रेड एफएम रेडियो का एफएम फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। वहां फ्रीक्वेंसी पे दिल्ली महानगरों में, जयपुर में, दिल्ली में, मुंबई में ये रेड एफएम ऑटो में और जो कैब होती है उनमें चलता है। इसीलिए आप सोचिए, रेड का मतलब लाल होता है, रेड का मतलब ही लाल होता है। लक्ष्मी नारायण लाल ने, लक्ष्मी नारायण रेड ने रेड एफएम बजाया, याद रखना। इसके बाद इनकी एकांकियां कौन सी है? इनकी कौन सी एकांकियां हैं? ताजमहल के आंसू है, ताजमहल के आंसू है। दूसरा दरवाजा है, उर्वशी है। ताजमहल के आंसू है, दूसरा दरवाजा है, उर्वशी है। 3 नाम पता हो, कौन सी है? ताजमहल के आंसू, ताजमहल के आंसू। लक्ष्मी नारायण लाल इतना रोया, इतने आंसू आए कि आंखें लाल हो गई, आंखें लाल हो गई। ताजमहल के आंसू है तो आंखें लाल होगी। और दूसरा दरवाजा रोता रोता लक्ष्मी नारायण लाल जो है वो रोता रोता आंखें लाल करता करता दूसरे दरवाजे से निकल गया होगा। और एक उर्वशी किसके लिए आंखें लाल हुई होगी? किसके लिए रोया होगा? उर्वशी के लिए रोया होगा। नोट लगा के लिखेगा। उर्वशी जो काव्य है जिसे हम गीति नाट्य भी कहते हैं, वो रामधारी सिंह दिनकर का है। उर्वशी गीति नाट्य कहते हैं जिसे हम, वैसे आप काव्य कह सकते हो। उर्वशी काव्य रामधारी सिंह दिनकर का है, रामधारी सिंह दिनकर का है। ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि उर्वशी ये नहीं पूछेगा। उर्वशी तो क्या हो गया? हाँ, इस पे क्लिक हो गया। रामधारी सिंह दिनकर का, उर्वशी दिनकर की पूछेगा ही नहीं, इसकी पूछेगा ही नहीं। बस मिक्सिंग ना हो इसलिए बता दिया मैंने। रामधारी सिंह दिनकर का है। उर्वशी दिन निकलते ही चिल्लाता है उर्वशी। आगे अंतिम लाइनें आ चुकी हैं। रेडियो एकांकियां विष्णु प्रभाकर ने क्या लिखी है? कांग्रेसमैन बनो। क्या बनो? कांग्रेसमैन बनो, विष्णु मत बनो। क्या बनो आप तो कांग्रेसमैन बनो, कांग्रेसमैन बनो। ये एकांकी किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। ये एकांकी विष्णु प्रभाकर की है। प्रभाकर वाचवे अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है ना, अपनी अपनी डफली, डंफ जानो, डंफली, अपनी अपनी डफली। कौन कहता है? प्रभाकर माचवे जो है, प्रभाकर माचवे क्या करता है? माचवे ने क्या किया? अपनी डफली, अपनी आपकी डफली, आप आपको राग, क्यों कोई मतलब को नहीं। माचवे है तो प्रभाकर माचवे हम ऐसे कह सकते हैं याद रखने के लिए कि प्रभाकर माचवे के ऊपर बैठे बैठे के बजाओ, आपकी डफली बजाओ। माचवे पर बैठे बैठे डफली बजाओ। उदय सागर भट्ट एकला चलो रे, उदय सागर भट्ट क्या कहते हैं? एकला चलो रे, नहीं तो को भाटा मार देगा रे। भट्ट कहता है कि एकला चलो रे, नहीं तो को भाटा मार दे रे, फटाफट चलो, एकला चलो, नहीं तो को भाटा मार दे। भट्ट का है। ये हुई आपकी एकांकियां। तो हमने आपको सामने सारी एकांकी लगभग 40 मिनट के आसपास की वीडियो में कवर कर दी है और लॉजिक के साथ कर दी है। किसको कितना याद करना है ये भी बता दिया मैंने।
4-5 राइटरों को अवश्य पढ़ के जाइएगा लास्ट में, क्योंकि वहां से प्रश्न आते हैं। ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि ऊटपटांग प्रश्न आ गया, और मान लीजिए कोई ऊटपटांग एक प्रश्न आएगा भी, ये भी निश्चित है कि आएगा, और वो प्रश्न आपको नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा, ये भी तैयार है, ये भी निश्चित है नहीं आएगा, क्योंकि हम वो पढ़ें तो ज्यादा आता है। इसलिए एकांकी वाला पार्ट अपना पूरा होता है। अगले पार्ट में जो है अगला नया एक जो है विधा लेकर आते हैं, चाहे संस्मरण हो, यात्रा वृत्तांत हो, और चाहे आपका रेखा चित्र हो। पहले छोटी छोटी विधाएं 3-4 और रहेगी, उनको पूरी कर लेते हैं, फिर बड़ी विधाओं की ओर लौटेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।